Good morning, students. We are starting chapter 16 of economics, rural development and employment guarantee scheme. इसमें हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में पढ़ेंगे और रोज़गार योजना जो बनाई गई है रूरल एरियाज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंडिया को विलेजेस की कंट्री कहा जाता है। जो गांधी जी थे उनका कहना था कि जब तक विलेजेस कंट्री के जब तक विलेजेस जो हैं वो डेवलप्ड नहीं होंगे तब तक कंट्री डेवलप नहीं हो सकती है, क्योंकि जो असली इंडिया को अगर आपको देखना है, अगर रियल इंडिया को आपको देखना है तो उसके लिए आपको विलेजेस को पहले देखना होगा, है ना। तो 2011 में जो सेंसस हुआ है उसमें लार्ज प्रोपोर्शन जो है पॉपुलेशन का 68.8% जो पॉपुलेशन है वो विलेज में रहती है ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं विलेजेस में और सोशल एमिनिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो भी लोकली अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है वो जो है मैनेज रहे। ओके। द नीड फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये जो रोज़गार योजना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। जो 31 दिसंबर 2009 को जो गैजेट निकाला गया इंडिया का, उसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 2005 को बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 रख दिया गया 2 अक्टूबर 2010 से। ठीक है। जो लास्ट 3 डिकेड्स रहे हैं 1973 से 2003 के बीच में, इसमें कई इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं इंडियन इकोनॉमी में, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंडिया के में जो एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और सर्विस सेक्टर का जो शेयर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, वो चेंज हुआ है ना। तो जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 8 गुना बढ़ा है, जबकि सर्विस सेक्टर का 11 टाइम्स कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। लेकिन जो 11 टाइम बट कमेंसुरेट विद दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैव नॉट इंक्रीज, है ना। प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी भी नहीं बढ़ी। सेकेंडरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन 2.5 टाइम, है ना। और सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं लेकिन ओनली 3 टाइम्स। तो ईयर 1973 में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जीडीपी में, वो लगभग 45% था, जबकि सेकेंडरी सेक्टर में ये 30% था और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% था। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। लेकिन 75% पीपल जो हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड है और केवल 10% पीपल जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में है, और सर्विस सेक्टर जो है लगभग 15% पीपल को एम्प्लॉयमेंट देता है। 2003 के दौरान जो कंट्रीब्यूशन रहा है सर्विस सेक्टर का वो बढ़ करके 50% हुआ है, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% जीडीपी में, लेकिन जो शेयर है एग्रीकल्चर का वो कम होता जा रहा है, लगभग 22% रहा है। हालांकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो क्लियर है कि ज़्यादातर जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट है, और उन तो इसलिए हमें उनको बढ़ाने की ज़रूरत है ना। कुछ मैन पावर जो है एग्रीकल्चर से डाइवर्ट किए जाने चाहिए दूसरे सेक्टर में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो अनअफेक्टेड रहेगा अगर वहाँ से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है रूरल इकोनॉमी में, है ना, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ये सिचुएशन जो है इसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं रूरल एरियाज़ में, है ना। इनएडिकेट एवेन्यू जब रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड होते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। रूरल पीपल जो है वो प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता उनको अपने लेबर का, तो कॉन्सिक्वेंटली जो रूरल पीपल हैं उन्हें पावर्टी और हंगर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमिकली लोग जो है इनसिक्योर हो जाते हैं लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के कारण रूरल एरियाज़ में। नॉन अवेलेबिलिटी होती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की रूरल एरियाज़ में, इसलिए जो लोग हैं वहाँ के वो अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट होते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, जिससे कई सारे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स राइज हो जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के कारण महिलाएँ जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ में, उनमें
दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो नॉन या फिर अंडर यूज़ ऑफ विमेन पावर, और दूसरा इम्प्रॉपर पेमेंट फॉर दियर लेबर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी कमी है, तो नए एवेन्यूज़ की ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की जो अभी भी अवेलेबल नहीं है। इसके कारण जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल फैमिलीज़ की वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया है, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जिनके कुछ उद्देश्य रखे गए हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम के? ये जो स्कीम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसे ये जो है 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में। एडल्ट मेंबर जो है हर फैमिली का जो उस रूरल एरिया में रहता है और जो अनस्किल्ड लेबर है और काम करना चाहता है। ठीक है, और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? रूरल एरियाज़ में परमानेंट एसेट क्रिएट करना। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं इसकी? पहली विशेषता ये है कि ये जो स्कीम है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पर बेस्ड है। एम्प्लॉयमेंट जो दिया जाता है वो जिस काम के लिए दिया जाता है वो उस तरह के वर्क होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ उस एरिया में चल रहे होते हैं, फिर नया कोई वर्क स्टार्ट हो रहा होता है इस पंचायत लेवल पर, उनके उसमें एम्प्लॉयड किया जाता है लोगों को। इस योजना के तहत एम्प्लॉयमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया जाता है दूसरी एजेंसीज़ के थ्रू। एम्प्लॉयमेंट जब प्रोवाइड की जाती है तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि वर्क साइट, ये ध्यान रखा जाता है कि जो एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों को दिया जा रहा है वो 5 किलोमीटर एरियाज में रहते हों, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है काम के लिए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि 5 किलोमीटर के अंदर हो, तो जो जनपद पंचायत है वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अगर दे रही है उनको, तो 10% एक्सटेंट देना पड़ता है उन्हें मिनिमम वेजेस के अलावा। ठीक है, विमेन जो है उनको प्रेफरेंस दी जाती है एम्प्लॉयमेंट जब होता है इसमें तो। और यहाँ पर जो स्कीम है उसमें 1/3 ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं वो वुमेन होती हैं। ओल्ड, इन्फर्म और डिसेबल्ड पीपल जो हैं अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें भी वर्क प्रोवाइड किया जाता है उनके क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो प्रोविज़न है एम्प्लॉयमेंट देने का वो सबको है ना। हर वर्कर जो है वो मिनिमम वेजेस के लिए एंटाइटल्ड होता है, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। और स्टेट गवर्नमेंट का एक जो कंपोनेंट ऑफिसर होता है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंतर्गत वेजेस प्रोवाइड कराता है। तो इस बेस पर जो रेंज है वेजेस की जो पे किया जाता है मैन एंड वीमेन की, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। वेजेस जो है वीकली या फिर मैक्सिमम दी जाती हैं हर 15 डेज़ में, है ना, 15 डेज़ के बेसिस पर। और उसके अलावा फ्री ट्रीटमेंट भी मिलता है। अगर कोई इंजरी हो जाती है वर्क काम के दौरान तो उसके लिए इंजरी के लिए ट्रीटमेंट के लिए पैसा भी कंपनसेशन भी दिया जाता है। अगर कोई डिसेबल हो जाता है या फिर डेथ हो जाती है तो उसके लिए कंपनसेशन की भी व्यवस्था होती है। इस स्कीम के अंतर्गत जो काम लिए जाते हैं वो वाटर, फॉरेस्ट, लैंड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन और इम्प्रूवमेंट, रिपेयरिंग ऑफ रोड्स, इनसे रिलेटेड काम होते हैं। और यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट पर काम देना बैन है इस एरिया में। इसके अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत जो लेबर सेविंग है या फिर डिस्प्लेसिंग है मशीन की, उसे प्रोहिबिट किया जाता है। लेकिन ये इंश्योर किया जाता है कि जो क्वालिटी है और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन रहे, है ना। सोशल ऑडिट का भी प्रोविज़न होता है यहाँ पर, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों का पार्टिसिपेशन वर्क में रहे, है ना। और सुपरवाइज करने के लिए एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वर्क का कि नहीं, जो काम है वो सही चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए एक थर्ड आई भी होती है जो विजिलेंस करता है, इवैल्यूएशन करता है। उसके लिए कमेटी बनाई जाती है विलेज में, और ये जो कमेटी है वो सुपरवाइज करती है और इंस्पेक्ट करती है उनके काम को। ग्राम सभा सुपरवाइज करती है, इंक्वायर करती है, और जो अगर काम नहीं जो किया जा रहा है जिसमें कई सारे लेबर्स एम्प्लॉयड हैं या फिर और जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपरली वेजेस मिल रहा है कि नहीं, मजदूरी मिल रही है कि, इसका भी वो ध्यान रखते हैं। जो अरेंजमेंट बनाए जाते हैं वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल हों
और जो इनसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, मेन फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। नाउ मेन फीचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। अब ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, किन किन प्रोसीजर्स के थ्रू ये स्कीम जो है डेवलप किया जाता है या फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहला है प्रोसीजर टू प्रोक्योर वर्क। जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं फैमिली के जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन्हें एलिजिबल माना जाता है इस स्कीम के लिए, उनको ये वर्क दिया जाता है। इसी स्कीम के अंतर्गत एक फैमिली से कोई एक व्यक्ति जो है 100 डेज़ के लिए 1 फाइनेंशियल ईयर तक, 1 साल तक काम कर सकता है ना। जो अवेलेबिलिटी है वर्क की, एम्प्लॉयमेंट की, उसके अकॉर्डिंग 100 डेज़ का वर्क जो है वो डिवाइड किया जाता है जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनमें जितने भी एडल्ट मेंबर्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है वो एलिजिबल होते हैं 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो फैमिली है वो ग्राम पंचायत का रेजिडेंट, लोकल रेजिडेंट होना चाहिए। जो फैमिली है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लोकल ग्राम पंचायत में। फैमिली के पास जॉब कार्ड होना चाहिए जिसे जो ग्राम पंचायत से मिलता है उन्हें। फैमिली जो है वो अगर वो अप्लाई किया हुआ होना चाहिए फैमिली के थ्रू कि वो अनस्किल्ड वर्कर हैं और जॉब कार्ड के बेसिस पर फैमिली जो है वो काम करने के लिए तैयार हो अनस्किल्ड लेबरर के लिए। तो ये कुछ शर्तें हैं जो होनी चाहिए इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए। जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं रजिस्टर्ड फैमिली के, रजिस्ट्रेशन उनका कहाँ होता है, ग्राम पंचायत में। जिनके पास जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड उन्हें इशू कराया जाता है, वो अनस्किल्ड वर्क के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अब जॉब कार्ड क्या होता है, जॉब कार्ड जो है वो रजिस्टर्ड फैमिली को इशू किया जाता है जिसमें उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। जॉब कार्ड जो है 5 ईयर्स के लिए वैलिड होता है और इसका डेट इशू कराया जाता है डेट पर, फिर 5 साल के बाद उसे रिन्यू कराया जाता है ग्राम पंचायत से। 1 महीने के अंदर एक्सपायर होने के 1 महीने के भीतर जो है उसको रिन्यू करा लेना होता है। जॉब कार्ड जो है वो BPL सर्वे के बेसिस पर इशू कराया जाता है। ग्राम पंचायत जो है वो जॉब कार्ड में कुछ चेंजेस करती रहती है। अगर कार्ड कहीं गुम हो जाता है या फिर म्यूचुलेट हो जाता है तो नया कार्ड जो है ऑब्टेन किया जा सकता है या फिर पेमेंट फीस दे करके उसे पाया जा सकता है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइट। वर्क साइट पर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं वर्कर्स को। पहला, वो उन्हें पीने का साफ़ पानी मिलता है, शेल्टर मिलता है रेस्ट करने के लिए, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होती है, मेडिसिन की फैसिलिटी होती है अगर कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सिकनेस हो जाती है। और अगर 5 या फिर ज़्यादा चिल्ड्रेन हैं 6 ईयर्स से एज के नीचे के वर्किंग वुमेन्स के पास, तो एक सेपरेट वीमेन रखी जाती है वर्कर जो उन वर्कर महिलाओं के बच्चों को का ध्यान रखती है। अगर एक वर्कर इंजर्ड हो जाता है वर्किंग के दौरान तो जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रीटमेंट की वो दी जाती हैं फ्री में उन लोगों को। या फिर अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का केस हो जाए, फिर डेथ हो जाए वर्किंग के ड्यूरिंग, तो कंपनसेशन भी उन्हें दिया जाता है। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अगर कोई पर्सन 15 डेज़ के अंदर काम उसको नहीं मिल पाता है जिसने एप्लीकेशन दिया हुआ होता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो एग्रीगेट अमाउंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस का वो मिनिमम वेजिस जो उन्हें पे किया गया होता है फैमिली के उससे ज़्यादा नहीं होता है और जो कि 100 डेज़ के मिनिमम वेजिस के इक्वल ही होता है ना। एक व्यक्ति जिसने अप्लाई किया है काम के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उसे वर्क नहीं मिला है ना, उस समय पर उसे काम नहीं मिला, तो 15 दिन के अंदर उसे अगर काम नहीं मिलता है और अगर उसे काम मिल जाता है 15 दिन के अंदर और फिर भी वो एब्सेंट रहता है 1 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा, 1 हफ्ते से ज़्यादा 1 हफ्ते से 1 महीने के तक वो अगर एब्सेंट रहता है बिना परमिशन के, है ना, उस एजेंसी के, तो ऐसा पर्सन जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए एंटाइटल नहीं होता है। ठीक है, देन रोल ऑफ द ग्राम पंचायत एंड जनपद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो स्कीम है इसमें ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है। पहले हम ग्राम पंचायत के रोल के बारे में
पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है इसमें? ग्राम पंचायत जो है वो फैमिलीज़ का रजिस्ट्रेशन करती है विलेज में रहने वाले को, और उनको जॉब कार्ड देती है फैमिलीज़ को जिनका भी नाम रजिस्टर्ड होता है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए जो लोग होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एप्लीकेशन देते हैं, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देती है कि जो काम है वो अवेलेबल हुआ है कि नहीं है। तो प्रपोज़ल प्रिपेयर करती है काम के लिए, जो भी वर्क होते हैं एज पर द डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा का जो भी डिसीजन होता है उसके अकॉर्डिंग प्रपोज़ल तैयार करती है वर्क का, है ना। टू गेट द एस्टिमेट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, जो काम प्रपोज किया गया है उसका एस्टिमेट तैयार करती है, और उसके लिए एक सब इंजीनियर को रखती है वो। जो एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का, जो लेबर पर होना है, मटेरियल पर, जो दूसरे हेड्स पर करना है, जो एस्टिमेट जो होगा उसको इंडिकेट करती है ग्राम पंचायत। वर्क जो स्टार्ट करना है वो उसको अप्रूव कराती है प्रोग्राम ऑफिसर से या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से, जो जनपद पंचायत का होता है ना। और वर्क को सुपरवाइज करने के लिए पंचायत एरिया को इम्प्लीमेंट भी वो करती है ग्राम पंचायत। ओके, जनपद और जिला पंचायत है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉर्मुलेशन में और स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। ये जो पंचायत्स हैं वो सुपरविजन का रोल प्ले करती हैं, इसमें काम का सुपरविजन करती हैं। जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग स्कीम को फॉर्मुलेट करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में, और इवैल्यूएशन करते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। जो कलेक्टर है वो साथ ही रिड्रेसल, जो कंप्लेंट्स आती हैं उसके रिड्रेसल का अरेंजमेंट भी करते हैं, है ना। और उस डिस्ट्रिक्ट, उनसे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट होता है उनके अंतर्गत, है ना। स्टेट लेवल पर एक बॉडी बनाई जाती है जिसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल कहा जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है, जो सुपरवाइज करती है, एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड, है ना। और साथ ही लाइसेंसिंग भी करती है वो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्लीमेंटेशन की नेशनल रूरल गारंटी स्कीम की, वो स्टेट की होती है, जिसने पंचायत और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिससे इंटरेस्टेड होते हैं उसके अंतर्गत होते हैं। तो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है वो एमपी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज काउंसिल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, जो कि एक पावरफुल बॉडी है, और इसका जो डिसीजन है वो फाइनल होता है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित। ठीक है, नाउ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है? किसी भी स्कीम की या फिर प्रोजेक्ट की सफल हो कोई भी स्कीम या कोई भी प्रोजेक्ट जो है, सफलता के लिए ज़रूरी है सोशल ऑडिट होना। ऑडिट एक प्रोसेस है जो चेकिंग, जिसके अंतर्गत चेकिंग की जाती है, जो भी स्कीम चलाया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है ना, वो उसको चेक करने के लिए, उसका एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने के लिए एक जो है प्रोसेस होता है जो ऑडिट के अंतर्गत होता है। सोशल ऑडिट जो है, सोशल ऑडिट में जो काम किए जाते हैं वो नेशनल रूरल गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो होता है, उसमें क्या उनका काम होता है? वर्क का डिटेल देना, जो वर्क कराया जा रहा है, एक्सपेंडिचर का डिटेल देना जो उसमें लगाया जा रहा है, लेबर जितने एम्प्लॉयड हैं, मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है, इन सब का ध्यान रखना किसका काम होता है? सोशल ऑडिट के अंतर्गत किया जाता है। तो सोशल ऑडिट का क्या इंपॉर्टेंस है? ये एक वेल नोन फैक्ट है कि अगर इंस्पेक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी वर्क का, तो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ स्लैकनेस आएगी काम में, इरेगुलरिटीज़ आएंगी अकाउंट्स में, करप्शन हो सकता है, और भी दूसरी इरेगुलरिटीज़ आ सकती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि लोग अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को फुलफ़िल ना करें, एडवांटेज फ़ायदा ना उठाएं, तो इस इग्नोरेंस का, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो रेगुलर सोशल ऑडिट जो है किसी भी स्कीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, ताकि जो काम है, जो भी वर्क है, उसमें किसी तरीके की स्लैकनेस या करप्शन की किसी तरीके की पॉसिबिलिटी ही ना रहे, है ना। जो स्कीम है और उनका जो सोशल ऑडिट है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटीग्रल होते हैं।
केवल इफ़ेक्टिव सोशल ऑडिट ही जो है वो अल्टीमेट सक्सेस को इंश्योर कर सकता है किसी भी काम से संबंधित। ना इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट, क्या इंपॉर्टेंस है सोशल ऑडिट की? पहला है ट्रांसपेरेंसी इन द स्कीम, है ना। अगर सोशल ऑडिट है, अगर लोगों को सारे फैक्ट्स पता होंगे, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, एक तो ये एक ओपन बुक की तरह होगा लोगों के सामने, और इससे जो है करप्शन की पॉसिबिलिटी इरेडिकेट हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट इन इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है। इसमें लोगों के, कॉमन पीपल के पार्टिसिपेशन को जो है हेल्प मिलता है, इंक्रीज होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदार ले पाते हैं। इसके अंतर्गत प्रोविज़न होता है कि इसमें ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, एलिसिट जो एलिसिट होते हैं उनका उनसे उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, उनका इंफॉर्मेशन रखा जाता है, जो भी स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और साथ ही ऐसा प्रोविज़न भी होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं लेबरर्स के प्रेजेंट में, उनका डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किया जाता है। अगर कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है लेबरर्स के डॉक्यूमेंट्स में, तो उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं रिटन नोट्स पर। इससे जो लोगों का पार्टिसिपेशन इस स्कीम में वो इंश्योर हो जाता है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए लोग अलर्ट रहते हैं। इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, है ना। तो जो लोगों का, वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें होता है। तो इससे लोग जो हैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं और जिम्मेदारी वो अपनी समझते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग देम अवेयर अबाउट दियर राइट्स। जो सोशल ऑडिट है वो लोगों को उनके अधिकारों से अवेयर कराता है ना, अवेयरनेस उनमें ला करके। हेल्पफुल इन मेकिंग द स्कीम इफेक्टिव। अगर लोग अवेयर हैं, अलर्ट हैं, अपने रिस्पॉन्सिबल हैं स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो अलर्ट होते हैं और फिर किसी तरह का कोई डर नहीं होता है, काम डिले नहीं होता है और लोग पूरा काम समय पर ख़त्म करने के लिए इनकरेज होते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इरेगुलरिटीज़। जो ऑडिट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि जो स्कीम है उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके और इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो सके, है ना। जो वर्क है जो वेरीफाई किया जाता है ऑडिट के समय, वो क्या है, प्रॉपर पर्सन जो है उसको बेनिफिट देता है इस स्कीम में। जो व्यक्ति है वो प्रॉपरली इसको बेनिफिशियल बना सकता है और स्कीम जो है सक्सेसफुल हो सकती है। तो प्रॉपर रिकॉर्ड अगर है वर्क का, मटेरियल जो यूज़ हो रहा है, जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयड, वेजेस जो पे किए जा रहे हैं, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड अगर रखा जाता है तो ये इरेगुलरिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कमिटीज़ फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट। जो कंप्लेन है इनसे रिलेटेड, तो उस कंप्लेन का रिड्रेसल कैसे होता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही इसके फिर बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो टिल देन गुड बाय।